करवा दूंगा। और इंशाल्लाह मैं तुम्हें जो है वो गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो तुम्हारे पास सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं अभी तक की वो आ जाएंगी। तो एटलीस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रनिंग चैप्टर है उसकी एक आध वीडियो देख लेना, ताकि तुम्हें पता हो कि भाई सेल क्या है। ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मजीद चीजें। जनाब सबसे ज्यादा कुछ मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। जनाब मिड पॉइंट से क्या मुराद है? जनाब किसी भी पॉइंट की एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। मिड कहते हैं एवरेज पॉइंट को। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब कुछ एक्स की वैल्यूज हैं, कुछ वाई की वैल्यूज हैं, लेट से 2 और 4 है, इसका मिड पॉइंट कहां पर होगा? 3 पे होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं 6 और 10 का मिड पॉइंट ढूंढो, तो 8 होगा। तो तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है? बेसिकली इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहा है। इनको कहते हैं एवरेज पॉइंट। क्या कहते हैं? तो जनाब मिड पॉइंट इज बेसिकली एन एवरेज पॉइंट। तो अगर एक मेरे पास कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और एक और कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तो अगर तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है तो बेसिकली मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच से मुराद क्या है? कि दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा। अगर 10 फीट की लकड़ी को बीच से तोड़ोगे तो 5 और 5 में टूटेगी, तो वो तभी मिड पॉइंट बनेगा। अगर 10 फीट की लकड़ी को 6 और 4 में तोड़ दोगे तो वो मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई मसला यहाँ तक? तो मिड पॉइंट हमेशा कहाँ बनेगा? बिल्कुल बीच में बनेगा। और जब बिल्कुल बीच में बनेगा तो उसको हम क्या रेशो देंगे? उसको हम बोलेंगे 1:1। रेशो क्या बोलेंगे उसको हम? 1:1। क्योंकि अगर 5 फीट और दूसरा भी 5 फीट, अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो 5:5 का मतलब है 1:1। क्योंकि रेशो में आप क्या करते हो? सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हो। बात समझ आ रही है? तो जनाब मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्या ये बात सबको क्लियर है? नोट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस क्लियर? यस सर। मिड पॉइंट फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल में अवॉइड करेंगे। अभी सर ना मिड पॉइंट बताओ कैसे निकलता है? एक्स की वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। और वाई की वैल्यूज को भी प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो क्या लिखोगी बेटा? 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2 + 6 कितना हो गया? 8 हो गया आयशा। और 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। हाँ भाई, 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो जनाब मिड पॉइंट के लिए जस्ट हमें क्या करना होता है? एक्स की वैल्यूज को ऐड करके प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, और वाई की वैल्यूज को भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। इसको हम एवरेज पॉइंट भी कहते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? सनिता क्लियर है? लाइबा क्लियर है? अभी अब्दुलरहमान क्लियर है? ठीक है। सैफ तहरीम क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ओके। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ए पॉइंट है -1,3, और लेट से बी पॉइंट हमने कह दिया -5, -7, जनाब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? इसका मिड पॉइंट निकलेगा जनाब -1 -5/2 और 3 - 7/2। तो हमें क्या करना था? हमें एवरेज पॉइंट निकालना था। तो एवरेज पॉइंट हम किसका निकालेंगे? एक्स का निकालेंगे और वाई का निकालेंगे। तो एक्स में एक्स ऐड होगा और वाई में वाई ऐड होगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है सना? तो बताओ आंसर क्या आएगा फाइनली? -3, -2।
तो और ट्राई करेंगे। बड़े क्या कहना है? क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि भाईजान सी तो मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दूं तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जनाब तुम्हारा जो सी है वो मिड पॉइंट है, ए और बी तुम्हारे किनारे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? जनाब सी के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने बताए हैं 4,3। ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने बताए हैं 1,5। बी के कोऑर्डिनेट्स वो मांग रहे हैं। सी दिया हुआ मिड पॉइंट बताया हुआ उसने। ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ, मिड पॉइंट दिया हुआ है, डायग्राम समझ आ रही है ना? तो जनाब कॉर्नर पॉइंट कौन सा मांगा है? बी पॉइंट मांगा है। देखो ए को हम कंसिडर करेंगे x1 y1 और बी को कंसिडर करेंगे हम x2 y2। तो जनाब मैं लिख सकता हूं कि जनाब बी मेरा जो अननोन है वो किसके बराबर है? x2 y2 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, अब मुझे बताएं, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो सी किसका मिड पॉइंट है? ए और बी का मिड पॉइंट है। अभी लेवल सी किसका मिड पॉइंट है? ए और बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ आ गई? x1 की वैल्यू मुझे पता थी 1 के बराबर, x2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, y1 की वैल्यू मुझे पता थी 5 के बराबर, और y2 की वैल्यू मुझे नहीं पता। क्या यहाँ तक बात समझ आ? ये हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश की है। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके। हाँ भाई आयशा, मानूर, सैफ, बात हो गई? सर एक बार रिपीट कर दें। ठीक है। देखो बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता थे, बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे अननोन थे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता थे। मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला लगाया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। x1 y1 पहला पॉइंट है जो कि है 1 और 5, x2 y2 दूसरा पॉइंट है जो कि मुझे नहीं पता। अब बात समझ आ गई मानू? जी सर। सरिता यहाँ तक बात समझ आ गई? हर्ष बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? अब्दुलरहमान यहाँ तक बात समझ आ गई? अब सी के खुद के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,3। यहाँ तक कोई मसला? क्या किया बेटा हमने? सी की वैल्यू रख दी 4 और 3। सही है। बेटा पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, क्योंकि बीच में लिखा हुआ है इक्वल्स टू। तो इसका मतलब है पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है बेटा? पहले वाले को पहले वाले के बराबर लिखना है। तो आप लिखोगे 4 = 1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। और बेटा 3 को क्या लिखोगे? 3 = 5 + y2 डिवाइड बाई 2। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? पहले वाले को पहले के बराबर रख दिया और दूसरे वाले को दूसरे के बराबर रख दिया। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सना बात समझ आ गई? जुबिया बात समझ आ गई? तहरीम बेटा बात समझ आ गई? तहरीम बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। तो बात हुई रही यहाँ से? रिप्लाई नहीं आ रहा? कॉल करो, नंबर ले लो मेरी मुझसे, उनकी अम्मी का। ये लो बात। जनाब क्या मुझे बताएं, यहाँ से x2 कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और y2 कितना आएगा? तो मुझे बताएं कि जनाब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,1। क्या ये बात समझ आ गई सबको? समझते हैं इस सवाल में? क्लियर है बच्चों? बेटा आपको क्लियर है ना?
सैफ, आर यू क्लियर? यस सर। नीचे वाला नंबर है। सवाल सबको समझ आ गया? सबने नोट कर लिया? और नाम क्या था? आयशा? आयशा हमीद। हर्ष समझ आ गया? नहीं समझ आया तो बोलो। आ गया। अब्दुल रहमान साहब? सही है। शहीद साहब? क्लियर है। जुबिया क्लियर है। लाबा क्लियर है। अनीता क्लियर है। ठीक है। सबने नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी करिएगा। जो पहला पॉइंट होगा उसको हम X1 Y1 बोलेंगे। जनाब, ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं ढलान, कि कोई भी ढलान कितना है। मिसाल के तौर पे, अगर आप फुल ब्रिज ब्रिज के ऊपर आप पहुंच गए। अब ब्रिज के ऊपर पहुंचने के बाद आप वहां से गाड़ी स्विच ऑफ कर दें, इंजन, तो गाड़ी खुद ब खुद नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी? ढलान की वजह से, लोग की वजह से। ठीक है जी। वजू करने के लिए वॉशरूम में आपने नलका खोला, पानी इस्तेमाल किया, पैर वैर धोया, आपने बंद किया, पानी वहीं ठहर जाएगा? पानी नाली तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मजदूर ने बनाया होगा, मिस्त्री ने बनाया होगा, तो उन्होंने थोड़ा सा क्या रखा होगा? ढलान रखा होगा। इस कमरे में मैं पानी छोड़ दूं तो वो कहीं पर ट्रैवल करेगा। कहाँ ट्रैवल करेगा? जहां पर ढलान होगा। ऐसे ही है ना? तो जनाब, ढलान ज्यादा होगा, कम होगा, इस चीज को, जो चीज नापती है, उसका नाम है ग्रेडियंट। कि भाई ये कितना ढलान है, ज्यादा है, कम है। तो द मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस इज बेसिकली ग्रेडियंट। आप ब्रिज पे पैदल चढ़ सकते हो? चढ़ सकते हो। ठीक है जी। हमारे कोचिंग के बाहर एक हसीन और खूबसूरत स्लोप है, इससे आप नीचे उतर सकते हो? कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब पहाड़ी चढ़ सकते हो, तो आपका सवाल होगा सर कितनी स्टीप है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो गया। क्या इन्वॉल्व हो गया? एंगल। तो इसका मतलब ये मुझे समझ आया कि अगर एंगल ज्यादा है तो स्टीफनेस ज्यादा है, मतलब ग्रेडियंट ज्यादा है। अगर एंगल थोड़ा है, एंगल कम है, तो स्टीफनेस भी कम है, ग्रेडियंट भी कम है। ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई कि ग्रेडियंट कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? अच्छा। जब मिसाल के तौर पे मैं ब्रिज पे चढ़ रहा हूं तो मेरी पोजीशन दो एतबार से चेंज हो रही है। ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से जब मैं ब्रिज के टॉप पे पहुंचा तो मेरी दो एतबार से पोजीशन चेंज होगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब मैं ब्रिज पे चलना शुरू करूंगा और मैं टॉप पॉइंट तक पहुंच गया, क्या मेरी हाइट तब्दील हो गई? मतलब पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, अब मैं दूसरे फ्लोर पे आ गया। ब्रिज मिसाल के तौर पर दूसरे फ्लोर की हाइट तक है, क्या ये कह लो कि 20 फीट हाइट है उसकी। तो अगर मैं 0 फीट पे खड़ा हुआ था रोड पे, हाइट पे, तो अब मैं ऊपर ट्रेवल करके कितना हाइट गया? 20 फीट पे पहुंच गया। मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, क्योंकि मैं ब्रिज पे चल के जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जब मैं किसी स्टीप जगह पे चढ़ता हूँ, चलता हूँ, किसी चढ़ाई पे चढ़ता हूँ, तो मैं दो किस्म के डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम रन कहते हैं। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बेटा, इसको हम राइज कहते हैं। क्या जरा एसी का रिमोट लाना और इसका स्विंग ऑन कर दो। तो जनाब हमारे पास दो किस्म के होते हैं मूवमेंट जब हम ट्रैवल करते हैं विद सम एंगल। हम किसी स्लोप पे मूव करते हैं
हम किसी स्टीप जगह पे मूव करते हैं तो वी विल बी मूविंग इन टू डायरेक्शंस, दैट इज रन एंड राइज। रन क्या है? हॉरिजॉन्टल। राइज क्या है? वर्टिकल। यहां तक बात समझ आ रही है? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एम से। जैसे डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मिड पॉइंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ग्रेडियंट को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जनाब दो किस्म के डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, राइज और रन। जनाब ग्रेडियंट बराबर होता है राइज और रन के रेशो के। ठीक है, ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? राइज ओवर रन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जनाब ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रन के। वो बच्चे जो हमारे पास महीने भर से आ रहे हैं उनको इतना तो पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि किसी चीज को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली। जनाब अगर मैं राइज बढ़ा दूंगा तो मेरा ग्रेडियंट बढ़ेगा, और अगर मैं राइज छोटा करूंगा तो मेरा ग्रेडियंट छोटा हो जाएगा। तो अगर किसी जगह का राइज ज्यादा है तो ग्रेडियंट ज्यादा है। आप सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे लगाओ या सेकंड फ्लोर पे लगाओ, ज्यादा स्लोप किसका होगा? सेकंड फ्लोर का, क्योंकि राइज बढ़ गया। बात समझ आ रही है? अब इसके बरक्स, अगर हमारे पास ज्यादा रन है तो ग्रेडियंट कम होगा, अगर छोटा रन है तो ग्रेडियंट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर के सामने डबल रोड है, अगर बीच में से आप अपने घर पे सीढ़ी लगाएंगे और आप डबल रोड क्रॉस करके सीढ़ी लगाएंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा ना दूर से। जितना दूर से सीढ़ी लगाएंगे एंगल छोटा हो जाएगा, और जितना एंगल छोटा होगा उतना ग्रेडियंट छोटा होगा। ऐसा ही। तो इसका मतलब है कि जनाब राइज के ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रन के हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जनाब राइज को अगर हम रन से डिवाइड करेंगे तो इस रेशियो को हम कहते हैं स्लोप, और इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अमेरिकन सिस्टम में इसको स्लोप कहते हैं, पाकिस्तान में साउथ एशिया में इसको स्लोप कहते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम में इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी आप किसी ओ लेवल टीचर्स के सामने स्लोप बोलते हैं तो वो ऐसे स्लोप क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो मेट्रिक सिस्टम का है। मेट्रिक सिस्टम का नहीं है स्लोप, अमेरिकन सिस्टम का है। और अमेरिकन सिस्टम में इसको स्लोप बोला जाता है, बड़ी बड़ी किताबों में इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ऐसे परेशान हो जाते हैं टीचर्स, भाई स्लोप क्यों बोल दिया। आपके सीएआई सिलेबस में इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन कहीं स्लोप का वर्ड यूज हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि जनाब राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा बात समझ आ गई? अच्छा। जनाब ग्रेडियंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा हूं तो मैं राइज कर रहा हूँ, अगर मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं तो मैं फॉल कर रहा हूँ। तो जनाब अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो ग्रेडियंट मेरा पॉजिटिव होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ग्रेडियंट मेरा नेगेटिव होगा। होगा वही, रेशो वही होगा, सिर्फ उतार चढ़ाव का फर्क है कि अगर मैं ऊपर की जाने जा रहा हूं तो मेरा जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होगा, और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ऊपर जाने को राइज कहते हैं इंग्लिश में, नीचे आने को फॉल कहते हैं इंग्लिश में। ये राइज और फॉल हम कैसे देखेंगे? ये खूबसूरत अंदाज में हमने आपको तीर दिखाए कि जनाब एक जा रहा है ऊपर, ये हो गया राइज, और एक आ रहा है नीचे, ये हो गया फॉल। ऑनलाइन बच्चों बड़ा समझ आ रहा है? जी सर। तहरीम सैफ क्लियर है बेटा? यस सर।
जनाब राइज भी आपको दिखा दिया मैंने, फॉल भी आपको दिखा दिया। ये राइज और फॉल वाली बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है जनाब। एक सीढ़ी केबल वाला पोल पे लगा लेता है चढ़ने के लिए, और एक सीढ़ी, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट छोड़ने एक ऑफिस है, खुदा ना खास्ता आग लग जाए, तो एक फायर एग्जिट होता है। फायर एग्जिट कहाँ होता है? बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियां ऐसे वर्टिकली चढ़नी होती हैं। कभी देखिए, फिल्मों में देखी होंगी, आग लग गई, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, या चोर चक्का जा रहा है सीढ़ियों से चढ़ के, तो वो सीढ़ियां कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं। क्या उसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है? नहीं, सिर्फ क्या होती है? वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो जनाब ऐसी लाइन जो कैसी है सर, हरे कलर की है, ऐसी लाइन जो कि पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस। ऐसी लाइन जो पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो भाईजान ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, वर्टिकल मूव कर रही है? वर्टिकल मूव कर रही है। तो सना मुझे बताओ, क्या ये कभी रन करेगी? ये सिर्फ क्या कर रही है? तो वर्टिकल लाइन इब्राहिम सिर्फ राइज कर, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी? सिर्फ रन करेगी। तो गोया हॉरिजॉन्टल लाइन के पास राइज नहीं है, और वर्टिकल लाइन के पास रन नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये बात समझ आ गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पास राइज नहीं है। ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जमीनी। ठीक है, ऐसी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसके पास राइज नहीं है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताओ ना, मैंने पढ़ा है। तो जनाब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? राइज ओवर रन। जनाब लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, राइज कर रही है नहीं कर रही? नहीं कर रही। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कभी ये राइज कर रही है नहीं कर रही? राइज कितना है इसका? जीरो। बेटा जब राइज जीरो, यहाँ रखो जीरो। बेटा जब राइज जीरो, यहाँ रखो जीरो, यहाँ रखो जीरो, तो ग्रेडियंट कितना आया? जीरो। तो इसका मतलब है वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल है बेटा, उसका ग्रेडियंट कितना होता है? ये बेटा ये बात समझ आ गई? अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होगी उसका ग्रेडियंट कितना होगा? जीरो। याद रहेगा? ऑनलाइन वालों यार बता दिया करो यार, कम से कम रिस्पॉन्ड दे दिया करो। आयशा, मानूर, सैफ, तहरीन, क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक हो गया जी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में राइज नहीं होता, तो ग्रेडियंट कितना होगा बेटा? तो क्या ये बात याद रहेगी? तो अब बेटा मुझे बताओ, ऐसी लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, उसमें क्या नहीं होता? उसमें रन नहीं होता। जब रन नहीं होता तो राइज ओवर जीरो लिख दोगे, क्योंकि रन की वैल्यू जीरो है। और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है भाई सना? समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अभी तहरीर, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसको हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं आपके लेवल पे। किसी को पीनी है तो बताओ, मंगवा लूं, नजर मत लगा देना। अगली क्लास में इन सबके क्लास पर चेक कर लेना इन्होंने क्लास का काम लिखा नहीं लिखा। जनाब दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, भाई जान एक गाड़ी पुल से उतर रही है, उसके साथ एक और उतर रही है, दोनों सेम ग्रेडियंट है या नहीं? दोनों के ग्रेडियंट
सेम होंगे। क्यों? दोनों के एंगल सेम होंगे, दोनों के राइज सेम होंगे, दोनों के रन सेम होंगे, तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट कैसा होता है? बराबर होता है। क्या ये बात याद रहेगी आपको? ठीक हो गया जी। तो जनाब दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में बराबर होते हैं। याद रहेगी ये बात, क्योंकि सवालात में जब यूज होती है ना, फिर आप लोग आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाते हैं, ये कब पढ़ा है? तो अभी याद कर लेना, समझ लेना, सही से जहनों में बिठा लेना। और सना कोई चीज नहीं समझ आ रही, मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, पूछ लेना। मेरी क्लास में अगर किसी को 2+2 भी नहीं आता, पूछ लेना, बता दूंगा मैं। सही। जनाब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जरा गौर से देखें। मैं जब भी परपेंडिकुलर पढ़ाता हूँ ना, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ जाती है। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। उसमें वो बोलता है पल पेंडिकुलर। जनाब ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है, जरा गौर से देखना है आपको परपेंडिकुलर लाइंस को। जनाब परपेंडिकुलर लाइंस में ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है, या ये कहो कि ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसा क्यों होता है बताना पड़ेगा। देखो बेटा, जनाब लाइन 1 भी है, लाइन 2 भी है। लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जरा गौर से देखिएगा बेटा। जनाब ये लाइन 1 का रन है, ये लाइन 1 का हमने रन दिखाया, और ये लाइन 1 का हमने राइज दिखाया। कोई मसला बेटा इसमें? कोई मसला बेटा इसमें? मैंने लाइन 1 का आपको रन और राइज दिखा दिया। बेटा अब मैं आपको लाइन 2 का रन दिखा रहा हूं, और लाइन 2 का राइज दिखा रहा हूं। जनाब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के सिमिलर है। यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हुए नजर आ रहे हैं, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर है। देखो बेटा ये एक एंगल है, मिसाल के तौर पे थीटा। तो जो ट्राइंगल खड़ा हुआ है उसका थीटा ऊपर वाला एंगल है नीचे वाला एंगल है? ऊपर वाला। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। ऐसे ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो आती होगी हमारे बच्चों को। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से देख लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है लाइन 1 के लिए, जबकि लाइन 2 के लिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर है जो कि नीचे बना हुआ है बेस, जमीन। तो इसका मतलब है भाईजान कि ये था मेरा राइज। किसका राइज? लाइन 1 का राइज, जो कि क्या बन गया? लाइन 2 का रन। ये बात समझ आ रही है? तो लाइन 1 का राइज था, वो क्या बन गया? लाइन 2 का रन। तो सिमिलरली जब तुम देखोगे लाइन 1 का रन, वो लाइन 2 का क्या बन चुका होगा? फॉल। पहली बात, जनाब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो लाइन 1 जो है वो राइज कर रही है, और लाइन 2 जो है वो फॉल कर रही है। तो पहला फर्क तो ये हो गया कि अगर इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर लाइन का सबसे पहला बुनियादी फर्क क्या हो गया कि एक का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो अगले का नेगेटिव है, और एक का नेगेटिव है तो अगले का पॉजिटिव है। ये बात समझ आ गई? फिर डायग्राम से कोशिश, फिर राइज बिकम्स रन, रन बिकम्स राइज। तो इसका मतलब है कि आपस में क्या होगा? फ्लिप होगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसका ग्रेडियंट था मिसाल के तौर पे 2/3, तो इसका क्या होगा? 3/2। अगर इसका ग्रेडियंट था 4/5, तो इसका क्या होगा? 5/4। मतलब जो भी है उल्टा होगा। अगर 2 था तो 1/2 हो जाएगा, अगर 1/3 था तो 3 हो जाएगा, जो भी है उल्टा हो जाएगा। और एक और क्या फर्क है? ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा?
उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के उल्टे होंगे और साइन भी चेंज होंगे। ये बात उर्दू में याद रख लेंगे तो याद रहेगी, इंग्लिश में याद कर लें को मसला नहीं है। व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच। व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोई बात समझ में नहीं आई तो बोले। बस इतना याद कर लो जो मैंने बात लिख पाई। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जानिए पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? नहीं 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 नहीं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? ग्रेडियंट इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही बताया तुमने। और सैफ आप ये बताओ कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है? सैफ क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तहरीन क्या मुझे आप सुन पा रही हैं? आप बता सकती हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? सर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है। और नेगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा अगर जी। सर ग्रेडियंट पहले पॉजिटिव में होता तो नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, अगर और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। पॉजिटिव से। ठीक है। अच्छा, देखो बेटा, इस ट्राइंगल को देखो। बेटा क्या मैं इस राइज को, ये थीटा के सामने है ना, तो थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट बोलते हैं और परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा के साथ वाले को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं और बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो कहलाता है tan थीटा। तो इसीलिए मैं ग्रेडियंट को tan थीटा भी लिख सकता हूं। लेकिन परेशान नहीं हो मेरे बच्चों, कि तुम्हारे ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है। तो ग्रेडियंट को मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं। परेशान नहीं होना कि आपके सिलेबस। आगे चलते हैं। तो जनाब मैं राइज को y2 माइनस वाई वन लिख सकता हूँ और रन को x2 माइनस एक्स वन लिख सकता हूँ। जनाब x की वैल्यू मैंने चेंज की, कहां से कहां तक चेंज की? x1 से मैं x2 चला गया, तो इसमें चेंज कितना आया? x2 माइनस। जनाब y की वैल्यू वैल्यू चेंज की कहां से कहां तक? y1 से लेकर y2 तक। ये कितना चेंज है? y2। तो मैंने कितना राइज किया? y1 से y2। इसको हम बोलेंगे y2 माइनस वाई। मैंने x में कितना चेंज किया? x1 से x2, तो क्या बोलेंगे इसको? x2 माइनस एक्स। तो जनाब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है जी? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जी सर। आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह ये तो अभी आपने पढ़ा। वापस आते हैं। सॉरी यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं असल में हंसता नहीं हूँ अच्छे क्वेश्चन पे। तीन क्लासें हो चुकी हैं इसलिए मुझे हंसी आ गई। आई एम सॉरी, माइंड करना। हमें, शुक्रिया। देखो बेटा, एक ए पॉइंट है
2,3 और एक बी पॉइंट है 5,-1। बेटा शाबाश, जल्दी से इसका ग्रेडियंट निकाल के दो मुझे। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है भाईजान? वाई में से वाई माइनस होगा डिवाइडेड में एक्स में से एक्स माइनस होगा। मैं भी समझ कर सकती हूँ। वाई में से वाई माइनस डिवाइड बाय एक्स में से एक्स माइनस। तो बेटा वाई में से वाई माइनस और एक्स में से एक्स माइनस। सही है, कीजिए शाबाश। जी बेटा, पहले हमेशा एक्स आएगा, बाद में हमेशा वाई आएगा। ठीक है, तो बेटा जी -1 में से 3 माइनस होगा और 5 में से क्या माइनस होगा? 2 माइनस होगा। तो बेटा आंसर कितना आएगा? -4 डिवाइडेड बाय 3। चलो जी आयशा खुर्रम बताओ, अगर एक लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? आयशा खुर्रम, सर क्या आप रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूं अगर लाइन पैरेलल है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? अब्दुल रहमान तुम बताओ, लाइन पैरेलल होगी तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? इक्वल होगा। आयशा हमीद ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। अच्छा मानूर आप बताओ, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ग्रेडियंट क्या होगा? The gradient is reciprocal to each other. ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है मानूर? ठीक है सर। ठीक है, नेगेटिव है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे और उल्टा भी कर देंगे। तो -4/3 के बजाय अब ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? कोई इशू इसमें? ये उल्टा टी बना हुआ है, उल्टे टी को इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो उल्टा टी है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो दो लाइनें ऐसे बनी हुई हैं इनको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है बेटा, ओके की रिपोर्ट है। हमें ऑनलाइन वालों समझ आ गए यहाँ तक? आगे चलें? आगे चलें ऑनलाइन वालों? जी सर। क्लास के बाहर जाके बात करो फोन पे। फोन पे बाहर जाके बात किया करो सुबिया। फिर भी हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पूरा का पूरा। वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। जल्दी से फटाफट खींचो भाई। जिस किसी को दिक्कत हो परेशानी हो मुझसे पूछे, मैं समझा दूंगा। खाना समझा दे। इतने अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि कल से या कमिंग वीकेंड से या मंडे से ईयरली पेपर्स शुरू कर दो। किसी का इंतजार मत करो कि भाई कोई कुकाफ की रानी आएगी और सवाल सॉल्व कराएगी। नहीं, सवाल शुरू कर दें, ईयरली पेपर शुरू कर दें। 2022 के, 21 के, 20 के, कम से कम 3 सालों के ईयरली पास पेपर शुरू कर दें। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। ईयरली पास पेपर शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा यार कितने पानी में। 22, 21, 20 शुरू कर दें, किसी का इंतजार ना करें। ठीक है, और ईयरली सेशन हम लगाएंगे आखिर में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर कोर्स खत्म कराने की मुश्किल काम है। ईयरली सेशंस हम लगाएंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद से शुरू कर दें। ठीक है, जनाब ग्रेडियंट्स अपने चेक कर लें। इसको ग्रेडियंट्स निकालना नहीं आ रहे मुझसे पूछ ले भाई।
ठीक है अच्छे। इसमें भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है। कर लें चल। जी। आईजीसीएससी वालों की तो जिंदगी में खुशियां हैं, बहारें हैं। कैलकुलेटर अलाउड है उनको। गरीब लोगों वाले बस कर रहे आईजीसीएससी करो, कोई फर्क नहीं है। अगले साल वो भी चली जाएगी। 25 में। आप तो 24 में क्लियर हो जाओगे ना इंशाल्लाह। 25 वालों के लिए वो है बुरी खबर, कैलकुलेटर उनका खत्म है, एड मैथ में भी खत्म होगा। लेकिन टॉपिक्स भी रिमूव हो गए वो लेवल वालों में 25 में। लोसाई रिमूव हो जाएगा, मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगा। 25 में से आना है, टॉपिक ऐड भी हो जाएंगे। चेंज हो गया इसमें। ग्रेडियंट निकालना आ गया सबको? आयशा ग्रेडियंट निकालना आ गया? मानूर ग्रेडियंट निकालना आ गया? सैफ, तहरीन जी सर। ग्रेडियंट निकालना आ गया? आयशा, अनीता, अभी लाइबा, सना। ठीक है जी, यस सर। प्रिया, शहीर, इब्राहिम साहब। समझ गए अभी जहाँ कर रहे हो जनाब? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होमवर्क है। पिक्चर ग्रुप पे आ रही है, बल्कि ग्रुप पे नहीं आ रही, गूगल क्लासरूम पे आ रही है, वही सबमिट होगी। कि आज रात को 12 बजे से पहले देना है। चलो कल 12 बजे से पहले दे देना यार। और बोलो। सर कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? मैं पिक्चर डाल रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, जो गूगल क्लासरूम पे तो हो ना? ठीक है, वो भी ऐड करवा के जाना। अभी जवान हो, इतनी भरी जवानी में जा रहे हो तुम।